हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो मैं बोलूँ कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से जेई और नीट के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उन न्यूमेरिकल्स के हेल्प से जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी उनमें आपस में क्या रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और छोटे मोटे कुछ नए कॉन्सेप्ट या अजम्पशन जो हम कंपटीशन एग्जाम में जो जेई मेंस में या नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या क्या अजम्पशंस हम कंसिडर करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट के फॉर्म में मैंने यही लिखा है, द टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आर वॉल्यूम रिलेटेड। हमने दो कैटेगरी में कंसंट्रेशन टर्म को डिवाइड करा था, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमने पहले लिखा था %V/V, %W/V, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। चारों में देखोगे तो डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स हम इस तरीके से हमने उसको बोला है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट बोला हमने, द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आर मास रिलेटेड। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले कौन से थे? %W/W, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और क्या लास्ट पार्ट्स पर मिलियन। इन सब में देखोगे तो डिनोमिनेटर में लगभग वेट या मोल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं मास पे डिपेंड कर रहे हैं, मोल्स पे, यानी मोल से तो कुछ मास तो होगा ही। इस तरीके से हमने इन दोनों को कैटेगराइज करा। तो अगर मान लो न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी हो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म जो कि वॉल्यूम रिलेटेड है और आपसे पूछा गया हो कोई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म जो मास रिलेटेड है, तो वॉल्यूम और मास के बीच में कैसे हम रिलेशन निकालेंगे, कैसे स्टैब्लिश करेंगे? तो हमें पता है मास और वॉल्यूम के एक कॉमन टर्म रिलेट करती है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम डेंसिटी अगर हमें सॉल्यूशन में दे रखी होगी तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म को टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में हम क्या कर पाएंगे? कन्वर्ट करेंगे। मतलब इंटर कन्वर्जन करना है आपस में दोनों ग्रुप्स को, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म को। तो एक कॉमन टर्म चाहिए हमें, क्या? डेंसिटी। वही चीज यहां लास्ट पॉइंट में लिखी है, द इंटर कन्वर्जन। ठीक है, चलिए यहां लिखा है, द इंटर कन्वर्जन बिटवीन टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म इज डन बाय यूजिंग डेंसिटी बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना है? तो ये लॉजिकली तो मैंने नोट के फॉर्म में लिखा दिया कि वहां पे सब में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम रिलेटेड बोल दिया टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म को, और जहां डिनोमिनेटर में मास या मोल्स आ रहा है हमने उसको क्या बोल दिया? मास डिपेंडेंट बोल दिया। किनको? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को। ठीक है, चलिए तो अब न्यूमेरिकल में कैसे इनको हम यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। तो पहले आप वीडियो पॉज करके और जल्दी से जो 2-3 पॉइंट है इनको कॉपी कर लें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल से। तो पहला न्यूमेरिकल हमें दे रखा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CO इज डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट %W/V ऑफ यूरिया और सेकेंड मोलरिटी। ठीक है, तो माइक निकल गया था थोड़ा ना। तो यहां पर हमने से दो चीज पूछी है, एक तो %W/V ऑफ यूरिया पूछा है और दूसरा मोलरिटी पूछा है। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सबसे पहला काम क्या आपका? ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। फिर उसके बाद सॉल्यूट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख लो, सॉल्वेंट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लो। फिर देखिए आपसे पूछा क्या गया है, क्या वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है या वॉल्यूम रिलेटेड है या मास रिलेटेड है। अगर एक ही टाइप की है तब तो इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे, अलग अलग है तो फिर हमें उसमें कुछ कॉमन रिलेशन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दे दिया 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया एक कंपोनेंट हो गया हमारे लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे दिया, इज डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर। तो वाटर के अंदर यूरिया डाला है टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन बना है वाटर और किसका? यूरिया का। मैंने ठीक है लास्ट 2-3 लेक्चर से यही बोल रहा हूँ, अगर वाटर आ जाए या एक्वस आ जाए, कुछ भी नहीं दे रखा हो सॉल्वेंट के बारे में, तो वाटर ही क्या होगा? बाय डिफॉल्ट हमारा सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे तो मेंशन कर दे कि वाटर है ही, तो वाटर हमारा क्या होगा? सॉल्वेंट। तो यूरिया क्या होगा? यहाँ पर सॉल्यूट, बाइनरी सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट।
अब इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देख लेते। तो यूरिया का वेट मुझे दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दो, मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता लग जाएगा। पानी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उसने बोला इतना पानी हमने लिया, सफिशिएंट पानी, लेकिन मुझे नहीं पता कितना पानी, कुछ पानी लिया और उसमें जब यूरिया मिलाए 30 ग्राम, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। यूरिया इज डिसॉल्व इन सफिशिएंट वाटर। अब कितना वाटर हमें नहीं पता, लेकिन टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 ml आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें और आप कर पा रहे हो, क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ये न्यूमेरिकल्स डेफिनेशंस वगैरह सब देख लिए, तो आप कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो पॉज करके, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे सॉल्यूट। तो सॉल्यूट मुझे पता है यहाँ पर कौन है, यूरिया है। ठीक है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमें दे दिया है, NH2CONH2। ठीक है, यूरिया के बारे में हमें वेट दे रखा है इसका। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट ही लिख देता हूँ, चलो। वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे दे दिया 30 ग्राम। एंड यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं हम। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा यूरिया है, ठीक है, इसको करोगे NH2CONH2 का तो 60 ग्राम आएगा। कई बार भी पहले भी आ चुका है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 60 ग्राम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन का 1 कार्बन का 12, 1 ऑक्सीजन का 16, सबको ऐड करोगे तो 60 ग्राम आएगा। क्लियर है। फिर बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो हमें दे रखा है वो है वाटर। सॉल्वेंट हमें जो दे रखा है वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या होता है, H2। इसका ना तो हमें वेट दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट हमें बाय डिफॉल्ट पता है, ना ही इसका कोई हमें वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा वेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे पता है, वो कितना होता है, 18 ग्राम होता है। और एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, ध्यान से अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा नोटेशन में आप भी इसको पढ़ना, रीड करना, समझना, थोड़ा सा आदत डाले, ताकि बार बार पूरी लैंग्वेज में बड़ा बड़ा ना लिखे। तो V का मतलब वॉल्यूम, नीचे लिखा सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ऐसे समझ में आया तो पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वो है 200 ml। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन दे रखी है। अब इसमें जो पहली चीज़ आपसे पूछी है, पहली चीज़ जो आपसे पूछी है वो जी %W/V ऑफ यूरिया। ठीक है, %W/V ऑफ यूरिया पूछी इसने, %W/V ऑफ यूरिया। तो हमें बाय डेफिनेशन क्या पता है, ऊपर वाला जो W है वो सॉल्यूट के लिए होता है, नीचे वाला V जो है वो किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए होता है। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट लिखना है मुझे ऊपर, और नीचे डिवाइड करके वॉल्यूम ऑफ क्या लिखना है मुझे, सिंपली सॉल्यूशन लिखना है। और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दे, 100 कर दे सिंपली। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट पता है क्या, हमें पता है 30 ग्राम है, ये अभी हमने देख ही लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमें दे रखा है 200 ml। ठीक है, और किस में यूनिट चेक कर लेना, हम ग्राम और ml में बात करते हो, दोनों ग्राम ml में दे रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दे। यहाँ पे तो लिखा मैंने 30 ग्राम, और यहाँ पर लिखा वॉल्यूम कितना दे रखा मुझे, 200 और मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि क्या आ जाए, परसेंटेज आ जाएगी। सही है, तो बस इसको कैलकुलेट करें, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 15% आ जाएगा। ठीक है, तो %W/V ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या, 15% का 100 ml सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। और यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकता हूँ, अगर 200 ml में 30 है तो लॉजिकली ऐसे भी बोल सकता हूँ, उसका आधा कर दो तो 100 ml में कितना होगा, 15, डायरेक्ट भी कर सकता था। ठीक है, चलिए सिंपल सा था। देन एंड नेक्स्ट मोलरिटी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, मोलरिटी, कैपिटल M। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी का डेफिनेशन क्या है, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल नहीं पता तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, मोल की जगह क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट
ठीक है, मैंने अलग अलग फॉर्म लिखाया था, तो वो जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वही लिख रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम किस में दे रखा है सॉल्यूशन का, मिलीलीटर में, तो 1000 मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और देखना कि सब चीज़ें दे रखी है, वेट दे रखा 30, मॉलिकुलर वेट मैंने कैलकुलेट कर लिया 60, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा 200, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितना सिंपल सा था। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख दे आप, तो 30/60 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 200। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर ले, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आएगा हमारे पास 2.5 मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये कैलकुलेट होकर आएगा 2.5 मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं 2.5 मोलर भी बोलते। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज और, हमने दो चीज कैलकुलेट करी है। एक तो हमने कैलकुलेट क्या करी है, परसेंट W/V ऑफ यूरिया जो कि 15% आ रहा है, और एक कैलकुलेट करा मैंने इस सॉल्यूशन की मोलरिटी। परसेंट W/V और मोलरिटी दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, यानी वॉल्यूम रिलेटेड। अब क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो मैं कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं बता रहा हूँ, नहीं हमसे कोई डेरिवेशन पूछा जाता है। हाँ, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कई बार एक चीज कैलकुलेट कर लोगे तो दूसरा जो आपकी वैल्यू है अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो यहां मैं अगर बात करूं, दोनों में एक रिलेशन है, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन परसेंट W/V एंड मोलरिटी। और वो रिलेशन क्या है? ठीक है, तो वो रिलेशन मैं लिख रहा हूं, बस आपको उसको क्रॉस चेक करना है कि रिलेशन सही है या नहीं है। और कैसे क्रॉस चेक करेंगे? इस न्यूमेरिकल के हेल्प से। रिलेशन है मोलरिटी इज मस्ट बी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंट W/V ऑफ जो भी हमारा सॉल्यूट होगा, और मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो बस आपको इतना सा काम करना है। अब क्या काम करना है, दोनों चीज आपके सामने आ गई है। ठीक है, दोनों चीज आपके सामने आ गई है। सामने क्या, मोलरिटी हमने कैलकुलेट करा 2.5। तो अब आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन में परसेंट W/V की वैल्यू आपको आ गई है, कितनी, 15। यहाँ रखे 15 वैल्यू। मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रहेगा, 60। तो 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 60 कैलकुलेट करना, 2.5 आ रहा है नहीं आ रहा है। ये उल्टा कर ले आप, 10 को इधर ले जाए, मॉलिकुलर वेट को उधर ले जाए, और मोलरिटी कैपिटल M की या मोलरिटी की वैल्यू लिख ले, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर 10 से डिवाइड कर, देखना परसेंट W/V आ रहा है क्या। तो यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लेना इस न्यूमेरिकल के हेल्प से। तो ये एक पहला फॉर्मूला है जिसके बीच में हमने मोलरिटी और परसेंट W/V के बीच में रिलेशन की बात करी है। तो अगर एग्जाम में कई बार इस तरीके से टिपिकल क्वेश्चन आया था कि हमें वैल्यूज आइडेंटिफाई नहीं हो रही, पता नहीं लग रही, तो आप डायरेक्ट रिलेशन यूज करके, कि अगर आपको ये पता है तो मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो, और मोलरिटी पता है तो परसेंट W/V कैलकुलेट कर सकते हो। ये आप पे चॉइस पे। बिना इनके रिलेशन के भी क्या आएगा, क्या होता है कि न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक बार ऐसा जेई में या नीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें दोनों के बीच में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले क्या रिलेशन है। तो अब डेरिवेशन करने तो वहाँ बैठेंगे नहीं, है ना, तो इतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो डायरेक्ट फॉर्मूले को आप याद करें, मैं रिलेशन बताते जा रहा हूँ। हाँ, उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए न्यूमेरिकल में आप वैल्यूज पुट करके देख ले और वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से कॉपी करें और इसको एक बार वेरीफाई जरूर करना इसी न्यूमेरिकल से वैल्यूज पुट करके, और अगर गलत है तो फिर बिल्कुल बताइएगा आप। तो यहाँ से ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा था, तो वीडियो पॉज करके कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी करें जल्दी जल्दी। ठीक है, जब वेरीफाई करो तो 15% मत लिखना, सिर्फ 15 लिखना वहाँ पे, वो ऑलरेडी परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है।
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 आर dissolved in 2 liter of water. If density of resulting solution is 1.5 gram per ml, then calculate % W by V and % W by W. ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है और क्या है। पहली बात तो इसने बोला ग्लूकोज आर डिजोल्व इन 2 liter ऑफ वाटर। अगेन दोनों चीज साफ साफ लिखी हुई गई है कि एक तो पानी और उसमें ग्लूकोज डाला गया है। तो पानी आ गया तो वो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया, उसके अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, कम या ज़्यादा है, पानी है तो वो सॉल्वेंट। अब की बार पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था कि कुछ पानी लिया और उसमें हमने यूरिया डाला था तो 200 ml हमें क्या मिला था, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं दे रखा था या उसका वॉल्यूम नहीं दे रखा था, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था फाइनल। इस बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें दे रखा है कि 2 लीटर ऑफ वाटर, पहले पानी ही पहले 2 लीटर ले लिया और उसके अंदर हमने यूरिया ऐड करा, कितने 5 मोल ऐड कर दी यूरिया के। फिर उसके बाद इसने बोला जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी हमें गिवन दे रखी। तब हमसे पूछा गया दो चीज फिर से, % W by V और % W by W। ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो जो चीज हमसे पूछी गई है % W by V वॉल्यूम रिलेटेड टर्म हो गई और % W by W मास रिलेटेड टर्म होगी। दोनों में आपस में अगर मेरे को इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैंने बोला था कॉमन टर्म क्या डेंसिटी होनी चाहिए, तो वो गिवन दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को एनालाइज और विजुअलाइज करना आना चाहिए आपको। चलिए, तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके जल्दी से सॉल्व करें, अदरवाइज जिन लोगों को दिक्कत है यहां पर देखें सॉल्यूशन। फिर से यहां पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि सॉल्यूट कौन है। तो सॉल्यूट मुझे यहां पे पता लग गया कौन है, ग्लूकोज दे रखा है। ठीक है, ग्लूकोज यहां पर सॉल्यूट है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 दे रखा है। अब इसका वेट तो नहीं दे रखा, लेकिन मुझे क्या दे रखे, मोल्स दे रखे। तो मैंने यहां पे लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितने दे रखे हैं यहां पर 5, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। तो 6 इंटू 6, एक कार्बन का 12, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, सबको ऐड करोगे तो ग्लूकोज का होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर मास आएगा 180 ग्राम। ठीक है, तो कुछ कॉमन है, यूरिया 60, ग्लूकोज 180, सुक्रोज 342। ठीक है, इस तरीके से आपको खुद को याद हो जाएंगे। H2SO4 98 होता है, तो ये टाइम के साथ जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएंगे। नहीं है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते हैं। फिर उसके बाद पानी के बारे में इसने क्या दे रखा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और काम कर सकते हैं, जब मुझे मोल्स पता लग गया, मॉलिक्यूलर वेट पता लग गया, तो क्या मैं वेट निकाल सकता हूँ सॉल्यूट का। तो चलो वेट भी निकाल ही देते हैं हाथों हाथ। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, मोल का फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले वाला, वेट अपॉन मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मुझे मोल दे रखे, मॉलिक्यूलर वेट दे रखे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहां से मुझे वेट पता लग जाएगा। सही है, तो मोल्स कितने 5 मल्टीप्लाई बाय 180। सही है, तो यहां से मुझे टोटल यहां पर क्या पता लग गया, सॉल्यूट का हमें वेट पता लग गया। ठीक है, तो 18 5 जा कितना होता है 90, और एक 0 और है तो कितना हो जाएगा 900 ग्राम। चलिए, फिर हमें दे रखा है यहाँ पे सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है वो साफ साफ मेंशन कर रखा है, कौन है, वाटर है। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता ही है, H2 होता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन है वो आपको गिवन नहीं दे रखा होगा। अब की बार यहाँ हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है कितना 2 लीटर, और जनरली मैंने बोला किस में हम डील करते हैं, मिलीलीटर में, तो 2000 मिलीलीटर लिख दो इसको। चलिए, अब अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, % W by V पूछा गया पहले पार्ट में हमें। ठीक है, पहले पार्ट में हमें क्या पूछा गया, % W by V। अब % W by का मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया 900, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं दे रखा है, लेकिन मुझे क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो दो चीज मुझे पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो चलो मुझे पता है, गिवन देगा। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मुझे पता है, नहीं। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे कैलकुलेट भी करना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला में यूज करूँ। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर यहां पर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मास तो मुझे पता है,
मास तो मुझे पता है कितना है, ये 900 ग्राम, लेकिन क्या डेंसिटी पता है मुझे ग्लूकोज की? और क्या डेंसिटी ग्लूकोज की क्या ऐसी कोई कांस्टेंट है जो हमें याद रखनी है? बिल्कुल नहीं। ये सब चीज़ अगर गिवन दे रखी होती है तब मैं वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल पाता, सॉल्यूट निकाल पाता, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा, दोनों को ऐड करता तो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम मिल जाता। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर क्वेश्चन सही नहीं है, गलत है, डाटा इनसफिशिएंट है। तो नहीं बेटा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन भी जेईई मेंस में और नीट में पूछे जाते हैं आपका आईक्यू चेक करने के लिए। अब ध्यान से सुनना कि वॉल्यूम ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन बोलते हर जगह लगा दूंगा। अगर उसका कुछ आंसर दे रखा है दैट मीन उसने कुछ लॉजिक तो लगाया होगा, और अगर नहीं दे रखा है तो फिर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो मैं ऑप्शन चेक करता और उससे आंसर मेरे को पता लग जाता, और नहीं दे रखा तो फिर कैसे करें। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक इतना सा है कि बेटा मैंने 2 लीटर पानी लिया है, उस 2 लीटर में 5 मोल समझ सकते हो कितने होंगे, 5 मोल मैंने ग्लूकोज डाला, या मैं बोल सकता हूँ 900 ग्राम मैंने क्या डाला, यहाँ से मुझे पता लग गया 900 ग्राम मैंने क्या डाला, उसमें ग्लूकोज डाला। जब मैं 900 ग्राम ग्लूकोज डालूंगा तो उसका वॉल्यूम ओवरऑल जो सॉल्यूशन उसका चेंज तो होगा, लेकिन अब कितना चेंज हो रहा है मुझे नहीं पता लग रहा है। तो मैं तो ये अजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि उसके अंदर जब आप सॉल्यूट को ऐड करोगे, कितना ऐड करो वो से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे तो वॉल्यूम दे ही नहीं रखा है सॉल्यूट का। तो सॉल्वेंट का जो भी वॉल्यूम है उसमें जो सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही अगर मैं बोलता हूँ कि आपने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर की बोतल है आपके पास पानी की, और उसमें आपने क्या करा, एक छोटा सा एक पिंच आपने एक छोटा सा क्या थोड़ा सा नमक लिया और उसमें डिजोल्व कर दिया, तो क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? उसमें नहीं होगा ना। तो हम तो मानेंगे जो सॉल्वेंट था, पानी था, वही फाइनल, थोड़ा सा नमक मिलाने पे भी वॉल्यूम उतना ही, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं। हाँ, हालांकि इस न्यूमेरिकल में वैल्यू थोड़ी बड़ी आ गई तो थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन अब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम क्या करें। तो ऐसे केस में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है उसी को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। ये अजम्पशन है, ये आपको मान के चलना है, अदरवाइज क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप परसेंट W/V कैलकुलेट कर लो। दूसरा तरीका जो था मैंने बता दिया, लेकिन उसके लिए मुझे डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज पता होनी चाहिए थी। अगर होती तब मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेता और दोनों को ऐड करता तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाता है। आ रही बात समझ में? तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अजम्पशन जो मैंने आपको अभी बताया। तो लेट अजम्पशन क्या है इसमें, अजम्पशन यही है कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्वेंट है उसी को मैंने अज्यूम कर लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर, क्योंकि और तो मुझे कोई डेटा दे नहीं रखा, तो वो हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। अब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले केस में मुझसे पूछा गया है परसेंट W/V, ठीक है। परसेंट W/V का मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर हमेशा किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो बस वैल्यूज रख दे यहाँ पे, ये तो हो गया 900, ये हो गया 2000, और यहाँ पर हो गया परसेंटेज के लिए 100, सही है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके आएगा आपके पास 45%, ठीक है। तो हालांकि वैल्यू बढ़ी है बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें ये अजम्पशन मानना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में पूछा गया परसेंट W/W, ठीक है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया परसेंट W/W, इसका क्या मतलब है, अब ऊपर भी W है तो ऊपर तो हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। नीचे वाला जो W है वो भी हमें क्या बताएगा, अगेन सॉल्यूशन ही बताएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब सॉल्यूशन का वेट मुझे बताना है। अब क्या करें उसके लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट तो मुझे पता है 900 ग्राम है, लेकिन सॉल्यूशन का कैसे निकालें। तो सॉल्यूशन का वेट आपको अगर निकालना है तो हमें क्या एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी, और अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है तो मैं वेट भी निकाल सकता हूँ, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम वही होगा जो अभी मैंने अज्यूम करा, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मुझे क्या निकालना, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमने अभी अज्यूम करा उसी को कंसिडर करेंगे,
इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करा है सिंपली, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर मतलब वेट आ जाएगा, तो ये है 1.5 ग्राम पर ml। ये तो डेंसिटी दे रखी है और सॉरी डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम कितना दे रखा है 2000 ml, ठीक है। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल, ठीक है। फाइनल क्या कैलकुलेट आ जाएगा आपका, वेट कैलकुलेट हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यूज़ रख दे, तो वैल्यूज़ जब आप रखेंगे इसमें तो परसेंट W/W, ठीक है, परसेंट W/W यहाँ पर कितना है 900, ठीक है। और इसको चलो मैं एज इट इज़ ही लिख देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना 1.5 15 × 200 हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। चलो ऐसे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी, और परसेंट W/W इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा 30%, ठीक है। चलिए अब अगेन इसमें सेकंड पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर फर्स्ट पार्ट समझ में आ रहा तो दूसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं। और फिर से अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दोनों में फिर से एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन परसेंट W/W एंड परसेंट W/V, और क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप के कंसंट्रेशन टर्म है ना, तो यहाँ पर डेंसिटी तो हमें यूज़ लगेगी। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ परसेंट W/V है वो होता है परसेंट W/W इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ से समझ में भी आ गया होगा कि दोनों में नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है या वेट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन को या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वेट में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी से ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा नहीं, ठीक है। वहाँ से भी आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। चलिए तो अगेन इसको आप क्रॉस चेक कैसे करोगे, तो क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए आपने जो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करा है उस न्यूमेरिकल में आइदर इसकी वैल्यू डाल लो और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू डालो, ये आंसर आ जाएगा, या फिर इसकी वैल्यू डालो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के आंसर डालो, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आप चाहो तो इस न्यूमेरिकल से क्रॉस चेक कर सकते हो। चलिए तो वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको कॉपी कर ले और फिर इस आपको इस फॉर्मूले को भी जो नया रिलेशन हमने निकाला उसको भी आप क्या कर लेना, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना इस न्यूमेरिकल की हेल्प से, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दे रहेगा द डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 1.8 ग्राम पर ml. The solution contain 98% weight by weight W/W of H2SO4. Then calculate molality and molarity. स्मॉल m और कैपिटल M दोनों कैलकुलेट करना है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म या हम बोल सकते हैं
मास रिलेटेड, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और ये वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं ये। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें और लास्ट में आंसर वेरीफाई कर लेना, अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं कैसे इसको करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब की बार इसने लिखा एक्वस, एक्वस लिखते ही क्या आ गया, पानी तो हो गया होगा, साथ में कौन लिख दिया, H2SO4 एसिड है। तो H2SO4 और एसिड का एक सॉल्यूशन हो गया और उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है इसने 1.8 ग्राम पर ml, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में वो जरूर पता होना चाहिए। फिर दे रखा द सॉल्यूशन कंटेन 98% वेट बाय वेट, द सॉल्यूशन कंटेन 98% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4। उस सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 का वेट बाय वेट कितना दे रखा हमें, 98%। देन कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो दोनों में ही मोलरिटी और मोलरिटी में हमें पता तो क्या होना चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स तो पता ही होने चाहिए, यही तो होता है। मोलरिटी कहता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और ये कहता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स तो मुझे चाहिए। तो एक तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और एक सॉल्वेंट का वेट चाहिए, तीन इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो दोनों चीजें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या गिवन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और 98% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 दे रखा है। तो यहां लिख रहा हूं मैं 98%। चलो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूट हमें सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 एंड सॉल्वेंट जो है एक्वस दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा वाटर या H2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दे रखा है 98% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4। 98% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है, दैट इज बाय डेफिनेशन ऑफ W बाय W। ऊपर वाला W बताता हमें वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे वाला W बताता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 98 ग्राम H2SO4 जो कि हमारा क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट 98 ग्राम H2SO4 ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन। 100 ग्राम में से कितना, 98 ग्राम है। तो दो चीजें यहां से मुझे क्लियर होगी, एक तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि हमारा H2SO4 वो हो गया 98 ग्राम, और पूरा सॉल्यूशन का वेट इसके अकॉर्डिंग कितना है, 100 ग्राम। तो बताए सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, तो टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमारा पानी है वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल्स टू 100 माइनस 98 विच इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। अब एक खास बात ध्यान रखना, जैसे कि मैंने पहले भी कंसंट्रेशन टर्म्स जब पढ़ाया था तब बोला था, जब पानी आ जाता है ना तो हम उसके अमाउंट को नहीं देखते फिर कि वेट कम है या ज़्यादा है दूसरे से कंपोनेंट से, या वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब कंपेयर करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट है 98 ग्राम और यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट है 2 ग्राम। तो सॉल्वेंट का वेट पानी तो लगभग बहुत ही कम है, 2% एक तरीके से, और जबकि सॉल्यूट इतना ज़्यादा है। तो इसको सॉल्वेंट क्यों नहीं माना है, तो इसलिए हमने बोला था जब भी पानी आ जाए, वाटर आ जाए, बाय डिफॉल्ट वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका वेट दूसरे कंपोनेंट से कम है या ज़्यादा है, या उसका वॉल्यूम दूसरे कंपोनेंट से कम है या ज़्यादा है। क्लियर है। तो ये एक इस न्यूमेरिकल से पहली चीज़ तो मुझे ये समझानी थी। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं सॉल्यूट के। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमारा है, ठीक है, वो कौन है, H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, सभी को ऐड करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज H2SO4 इज 98। अगेन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है,
जो कि कौन है हमारा H2SO4 है। इसको आप ऐड करोगे तो ये अगेन क्या आएगा 98 ग्राम आएगा। सही है। चलिए, तो मुझे मोल्स निकालने अगर H2SO4 के या सॉल्यूट के, तो गिवन वेट लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल का फॉर्मूला लगा दिया सबसे फर्स्ट वाला बेसिक वाला, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल्स टू 98 अपॉन 98 विच इज इक्वल्स टू अगेन 1। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया जो मेरे को मोलिलिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई। तो पहले मैं मोलिलिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछा गया है मोलिलिटी, जो कि स्मॉल m होती है। वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, बट इन kg होना चाहिए बाय डेफिनेशन। तो यहां ध्यान रखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितना है 1 ही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 2 ग्राम है, और इसको kg में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। आ रही बात समझ में। तो ये आपकी क्या हो जाएगी 1000 डिवाइड बाई 2 करो तो गए इसको, तो 500 मोल पर kg आपका मोलिलिटी आ जाएगी, या फिर 500 मोलल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अगेन मोल्स तो मेरे पास है ही, अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट में। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि सॉल्यूशन की मुझे क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। फाइनल सॉल्यूशन का वेट हमने बोला 100 ग्राम है बाय डेफिनेशन, तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दे सिंपल सा। ठीक है, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दे, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें 100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 1.8। एक बार चेक कर लेना, 1.8 ही दे रखा है कि ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये हमें आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में कर लेंगे बस। अब मोलरिटी की जो डेफिनेशन है उसमें इंफॉर्मेशन रख दें। मोलरिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल M। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या नीचे हम क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट किसके अंदर होने चाहिए, ये लीटर के अंदर होना चाहिए। तो मोल्स तो सॉल्यूट के अभी भी 1 ही है H2SO4 के, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये 100 अपॉन 1.8। और ध्यान रखना वेट की यूनिट थी ग्राम, डेंसिटी की यूनिट थी ग्राम पर ml, तो अभी भी ये वॉल्यूम किस में आ रहा है, ml के अंदर ही आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको अगेन डिवाइड करोगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1000। आ रही बात, कैलकुलेशन सब चीज़ें समझ में। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 1000 और नीचे तो ये हो जाएगा 18 आ जाएगा, तो 18 मोल पर लीटर आ जाएगा ये, या 18 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब अगेन इस क्वेश्चन में अगेन एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या, रिलेशन। कौन सा रिलेशन, तो यहाँ पे फिर से मैं बात करने वाला हूँ रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिलिटी स्मॉल m। ठीक है, और ये जो रिलेशन मैं लिखा रहा हूँ, ये रिलेशन एक्चुअल में है ना, जेईई मेंस में एक बार पूछा गया है हाल ही के कुछ सालों में, और डायरेक्ट रिलेशन फॉर्मूले के फॉर्म में पूछा गया है कि क्या रिलेशन होगा यानी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1000 इंटू मोलरिटी। ठीक है, 1000 इंटू मोलरिटी ठीक
ठीक है। फार्मूला थोड़ा सा आपको बड़ा और अजीब लगेगा, बट एग्जाम में आया तो आप उसमें तो आप क्या कर सकते हैं, तो डेरिवेशन वगैरह नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ और आपको भी याद रखना है इसी तरीके से। और क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है क्या, कि हमने यहाँ पे मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर ली और मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर ली, और दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो मैंने बता दिया। तो इस न्यूमेरिकल से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये है स्मॉल m मतलब मोलैलिटी, और ये है मोलैलिटी पूरा लिख दिया मैंने कैपिटल M। तो 1000 इंटू मोलैलिटी डिवाइड होल डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ब्रैकेट में माइनस फिर ब्रैकेट फिर मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब आपने क्या करना है, मोलैलिटी हमने कैलकुलेट कर ली कितनी, 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें आप 18 वैल्यू रखें, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी है 1.8, तो यहाँ पे 1.8 रखें, फिर 18 रखें। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूट कौन दे रखा है यहाँ पर, H2SO4 दे रखा है, तो वो 98 रखें। ये आप सारी वैल्यूज़ रख के देखेंगे, सारी वैल्यूज़ रख के देखेंगे तो स्मॉल m कैलकुलेट हो जाएगा। स्मॉल m हमने जो कैलकुलेट करा है वो आ रहा है 500 मोल पर kg, ठीक है। तो इसको अगेन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे, तो जो मैंने बताया अभी दोनों चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली, तो दोनों चीज़ जो हमने कैलकुलेट करी उससे आप क्रॉस चेक करके इसको फाइनल वेरीफाई कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला एज इट इज़, ठीक है, ये फॉर्मूला एज इट इज़ पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आया था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ऐसे 4 फॉर्मूले, सिर्फ फॉर्मूले लिखे हुए थे, तो उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना था। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, इंपॉर्टेंट है, दिखने में बड़ा अजीब है और बड़ा है, बट एग्जाम में आए तो क्या कर सकते हैं ना, याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार मैं पूरा स्लाइड कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या हमसे पूछा गया है, कैसे उसको रिलेट करेंगे, ठीक है, सब चीज़ें। चलिए, तो फाइनली ये फॉर्मूला लिखिए, और एक न्यूमेरिकल और देखता हूं, है ना। चलिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 28% weight by weight of potassium hydroxide KOH. If density of solution is 1.25 gram per ml, then calculate mole fraction of KOH and H2O. एंड सेकेंड पार्ट में दे रखा मोलैलिटी अगेन स्मॉल m। दोनों ही देखोगे तो कैसे, मास रिलेटेड टर्म है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म से। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, और एक वेट बाय वेट W/W ऑफ KOH हमें दे रखा है। तो इसने लिखा एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। एक्वस बोल दिया, अगेन पानी हो गया, KOH बोला तो KOH और पानी मतलब KOH हमारा सॉल्यूट और पानी सॉल्वेंट। बाकी इन्फॉर्मेशन जो दे रखी उससे आप चीज़ें कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करें और आंसर वेरीफाई कर लें। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें 28% वेट बाय वेट, है ना, उसको बाय डेफिनेशन में डिकोड करके लिख रहा हूँ। पहली बात तो चलो, सॉल्यूट कौन है हमारा, सॉल्यूट हमारे पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एंड सॉल्वेंट जो है एक्वस है, तो सॉल्वेंट हमारा कौन हो गया, वाटर हो गया, H2 हो गया।
सही है। अब हमें क्या दे रखा है इसमें इंफॉर्मेशन, वेट बाय वेट कितना दे रखा है 28%। तो ये हमें गिवन दे रखा है 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH, विच मीन्स बाय डेफिनेशन लिख रहा हूँ दैट इज 28 ग्राम। ऊपर वाला जो होता है वेट वो किसको बताता है, सॉल्यूट को। तो 28 ग्राम ऑफ KOH जो कि हमारा कौन है, सॉल्यूट है, प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन, नीचे वाला जो W है वो सॉल्यूशन बताया है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही बात है। तो 28 ग्राम ऑफ KOH सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मुझे पता लग गया है कि हमारे पास KOH का वेट कितना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट वो है 28 ग्राम, और KOH का हम मॉलिक्यूलर वेट भी तो निकाल सकते, फॉर्मूला मुझे पता लग ही गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वो कितना हो जाएगा, पोटेशियम का, ठीक है, मैंने बोला था 1 से लेकर 20 तक आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, और पोटेशियम का कितना होता है 39। तो 39 + 1, हाइड्रोजन का 40 और 16 56। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 56 ग्राम। चलिए, अब क्योंकि मुझे दोनों मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, मोल्स पता होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो मोल्स पता होने के लिए वेट और मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो सॉल्यूट का तो पता लग गया, तो सॉल्वेंट का बताया नहीं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वापस सेम वही चीज आ गई लास्ट क्वेश्चन में जैसा हमने करा था, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो जाएगा टोटल 100 ग्राम है, उसमें से कितना माइनस करना है हमें 72, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 28 लिखना है, ठीक है। 28 हमारा सॉल्यूट का है, तो 72 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूट जो कि हमारा सॉल्वेंट जो हमारा क्या है पानी है, उसका वेट आ गया, नहीं ये सॉल्वेंट का वेट आ गया। और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है वो भी हम निकाल सकते हैं, वो तो पता ही हमें, ऑफ सॉल्वेंट वो कितना हो जाएगा 18 ग्राम होता है पानी का। चलिए, अब सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या निकालने हैं, मोल से निकालने हैं। तो 28, चलो लिख देता हूँ एक बार के लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय molecular weight of solute which is equals to 28 divided by 56 which is equals to 1/2 मोल्स आ जाएंगे। और ऐसे सॉल्वेंट का आपको वेट निकालना है, सॉरी सॉल्वेंट का आपको क्या मोल्स निकालने हैं। तो सेम फॉर्मूला लगा दो, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट कितना दे दिया हमें यहाँ पे 72 और डिवाइड बाय 80, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो 4 टाइम्स चला जाएगा 18 से, तो ये आ जाएगा 4 मोल्स। अब दोनों के मोल्स पता लग गए तो मोल फ्रैक्शन भी पता लग जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एक्स से हम डिनोट करते, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सही है। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने निकाले अभी हमने, 1/2 ही आया ना, तो 1/2, इधर भी 1/2 प्लस 4, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सिंपली क्या कर ले, सॉल्व कर ले, और ये कितना आ जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 8 + 1 9, 9/2 और इधर 1/2, तो इधर आ जाएगा 1/9। और एक बार सॉल्यूट क्या आ गया और बाइनरी सॉल्यूशन है तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको कैलकुलेट करना है, पानी का करना है,
तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कर ले, और वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 8/9। सही है। चलिए इसके बाद ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें मोल फ्रैक्शन दोनों के कैलकुलेट कर लिए। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है मोलेलिटी, स्मॉल m, ठीक है, मोलेलिटी। तो सेकंड पार्ट में स्मॉल m मोलेलिटी पूछा गया है। तो स्मॉल m क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 1/2 ही था, नहीं चेक कर लेने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना थे 1/2, सही है। और सॉल्वेंट का वेट, पानी का वेट कितना आया था 100 माइनस 28 करा था, तो कितना आया था 72, बट ये ग्राम में था तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने क्या करा इसको डिवाइड कर दिया है, सही है। तो 1000 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 144, तो इसको कैलकुलेट करना तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 6.94 मोल पर केजी, ठीक है, दोनों चीज आ गई। चलिए अब फिर से अगेन एक लास्ट है ना, मतलब सर सारे क्वेश्चन ऐसे करा रहे हैं रिलेशन बताने के लिए ना, तो क्योंकि मैं प्रूव बताने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल के फॉर्म में करा दिया कि मेरा समझाने का मतलब इतना है कि अगर आपको न्यूमेरिकल आ रहा है ना तो आप सॉल्व कर लोगे, आपको डायरेक्ट रिलेशन याद नहीं है दो कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में, सबके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ के बीच में होता है जो मैं बताता जा रहा हूँ। लेकिन अगर उनके बीच में रिलेशन नहीं भी याद है तो भी आपको कॉन्सेप्चुअली सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। बट अगर आपको याद है और टाइम आपको बचाना है तो ये फॉर्मूलेज आप याद रख के उनको सॉल्व कर सकते हो। और इनकेस अगर डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था लास्ट फॉर्मूला मोलेलिटी और मोलेलिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी जेई में पूछा गया है, तो जेई के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते, तो चांसेस हम मान के चलते कि हो सकता है आगे भी पूछा जाए, इसलिए वो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी, ठीक है। तो दोनों काम हो गए इसमें कि क्वेश्चंस भी हमने अच्छे प्रैक्टिस कर लिए इसमें अच्छे लेवल के, और साथ के साथ उससे मुझे ये भी प्रूव हो जाएगा कि उनमें रिलेशन क्या है नहीं, ठीक है। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप क्या करें वैल्यूज़ डालें एक और दूसरी उसमें चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है मोलेलिटी मतलब स्मॉल m मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये रिलेशन है, दोनों मोल फ्रैक्शन मुझे पता है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है, पानी का H218, वैल्यूज डाले और चेक करें क्या मोलिटी के बराबर आ रहा है क्या आंसर, ठीक है। तो वहां से आप ये चीज फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में थोड़ा ठीक है आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको थोड़े सॉल्यूशन ऐसे लेंदी से लगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है कौन सी वैल्यू चाहिए रखो और सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि पहली बार अभी तुम पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मैं पूरा थ्योरेटिकल लिख लिख के बता रहा हूँ ताकि एटलीस्ट अप्रोच आपकी सही हो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें जल्दी जल्दी से।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो एक चीज़, छोटी सी चीज़ है ना, लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ी थी, लास्ट में तो नहीं, सेकंड लास्ट, इससे पहले पढ़ी थी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में दो लास्ट की जो कंसंट्रेशन टर्म थी, एक तो मोलरिटी और एक नॉर्मेलिटी, कैपिटल एम और कैपिटल एन, उनमें क्या रिलेशन है वो देख लेते जल्दी से, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो मैं इसलिए यहीं पे मैंने इसको बता दिया। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो सिंपल डेफिनेशन से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डेफिनेशन से मैं लिख रहा हूँ। जो मोलरिटी होता है, ठीक है, जो मोलरिटी होता है, कैपिटल एम होता है, बाय डेफिनेशन वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सही है। और जो नॉर्मेलिटी है, जो नॉर्मेलिटी है वो, उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो न्यूमरेटर तो सेम ही है, सॉरी गलत लिख दिया, मोल्स नहीं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसका कोई एज सच नोटेशन नहीं है, तो पूरा लैंग्वेज में लिख दिया मैंने, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो डिनोमिनेटर तो दोनों ही केस के अंदर क्या है, सेम है। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूं मैं, यहां पर मैंने क्या करा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे हम जैसे मोल कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहां पे इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है वैसे ही इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर इक्विवेलेंट वेट को फर्दर, ठीक है, ये रिलेशंस है जिनको आपको याद रखने। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको तो मैंने एज इट इज ही लिखा, और इक्विवेलेंट वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो कि कहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है एक तरीके से, तो चलो यही लिख देता हूँ, है ना। इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्योंकि ऑब्लिक करके डिनोमिनेटर में है ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा मैंने, और ऑब्लिक वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय, इस तरीके से लिख देता हूँ, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट था, तो वेट ऐसे ही, इक्विवेलेंट वेट नीचे है, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, ठीक है, फॉर्मूले से याद रखने इनको। और फाइनली यहाँ पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वापस क्या बन गया मेरे लिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन गया, ये अपॉन ये नीचे इसके ये तो बन गया, और वैलेंस फैक्टर का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू वैलेंस फैक्टर, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। वैलेंस फैक्टर डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे लिख दिया वैलेंस फैक्टर। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन, ये तो क्या मोलरिटी तो बन गया, ठीक है। तो यहां पर तो उसको नंबर दे दूंगा मैं एक, इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, वी हैव नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, रिलेशन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। पीछे के जो रिलेशन देखे वो तो चलो इस चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला रिलेशन तो पूरी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी में अगर मैं आगे बात कर दूं थोड़ी सी कि इक्विवेलेंट और मोल्स में क्या रिलेशन है, तो आप देख भी सकते हो यहाँ से, ठीक है, इक्विवेलेंट और मोल में क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैंने बोला था आपको नंबर 1 दे देते हैं ना,
तो ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे लिए 1। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के बीच में अगर हमें रिलेशन देखना है तो हमें पता है इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मोल्स क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे इक्विवेलेंट क्या होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट को फर्दर फिर क्या लिख सकते हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। चलो बता ही देता हूँ, यहाँ पर एक रिलेशन और देख लेते। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो इक्विवेलेंट्स है, जो इक्विवेलेंट्स है ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है वेट अपॉन जो भी सब्सटेंस की बात करें उसका इक्विवेलेंट वेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इक्विवेलेंट वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, वेट को WT लिखा तो ये क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है वैलेंस फैक्टर होता है। और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू ये क्या आ जाएगा वैलेंस फैक्टर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होता है वो होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को ही तो हम क्या बोलेंगे मोल बोलेंगे, और मोल इनटू क्या होता है वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि पूरी केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो जैसे नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर होता है, वैसे ही इक्विवेलेंट्स भी एक नंबर है, मोल भी एक नंबर है। दोनों नंबर के बीच में रिलेशन क्या है कि उस कंपाउंड के मोल आपको पता लग जाए, उस कंपाउंड के मोल वैलेंस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, उसके इक्विवेलेंट्स आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और इसको भी आप क्या कर ले कॉपी कर ले। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखोगे कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था, लेकिन बहुत सारे रिलेशन हमने इस्टेब्लिश कर दिए। तो बस फाइनल मैंने यहाँ पर क्या करा, इसमें इसको लास्ट में कंक्लूड कर दिया स्पेशल फॉर्मूला के नाम से, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। जो अभी हमने देखा n बराबर m इंटू VF पहला फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अभी मैंने मार्क कर रहा हूँ, फिर से मार्क कर रहा हूँ, नीचे वाले फॉर्मूले फिर भी आपको इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अगेन रिलेशन बिटवीन मोल एंड इक्विवेलेंट, तो अभी मैंने बताया ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में आपको यूज होगा ये। देन रिलेशन बिटवीन मोलरिटी इन परसेंट W/V, ये हम अभी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इसको प्रूव कर चुके हैं। इसी तरीके से रिलेशन बिटवीन परसेंट W/V एंड परसेंट W/W, ये भी न्यूमेरिकल से हम इसको समझ चुके हैं। ठीक है, अभी रिलेशन को फिर दे रखा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलिटी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है और यही ठीक है कंपटीशन एग्जाम में आया था, तो एटलीस्ट इस फॉर्मूले को तो आप याद रखिए, एक एक्स्ट्रा दोबारा भी आ सकता है अगर एक बार आया है तो। ठीक है, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, जो अभी लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था। तो बस इसको मैंने क्या करा कंक्लूड करके एक साथ लिख दिया स्पेशल फॉर्मूला के नाम से। तो चाहो तो दोबारा लिख लें, आप भी 2-3 बार लिखोगे तो आपको भी याद होने लग जाएंगे ना, तो उसमें कोई ऐसा मत सोचो कि सर एक बार लिखा दिया बार बार क्यों लिखा रहे, तो आप ही को हेल्प करेगा और एक साथ हो जाएंगे फॉर्मूले, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको फिर से कॉपी कर ले एक बार जल्दी से स्पेशल फॉर्मूलाज के नाम से।
चलिए अब एक लास्ट टॉपिक और रही है, एक है डाइल्यूशन और मिक्सिंग। ठीक है, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, पानी ऐड करना, उसी को हम बोलते हैं डाइल्यूट, और मिक्सिंग मतलब दो को ऐड करना। ठीक है, तो डाइल्यूशन और मिक्सिंग को देख लेते हैं और ये चैप्टर हमारा उसी के साथ खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी कर ले और हम आगे बढ़ते फिर। अब बात करते हैं हम, दो टर्म और रह जाते हैं इसमें। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ, एक डाइल्यूशन और एक मिक्सिंग। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कोई भी सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, उस सॉल्यूशन के अंदर मैं जब एक्स्ट्रा पानी ऐड कर रहा हूँ, उस फिनोमेना को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनना, क्या बोला मैंने, ऑलरेडी एक सॉल्यूशन मेरे पास बना हुआ है, उस सॉल्यूशन में सिर्फ पानी को ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो वही बोला है, प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ वाटर इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूशन। अब एग्जांपल के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पे एक HCl सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, इतना भी फिल हो रखा है सॉल्यूशन कंटेनर में, उसमें मैंने कुछ वाटर ऐड करा है, उसको उस वॉल्यूम को मैंने बोला V एडेड, कितना वॉल्यूम ऐड करा है। जब इसमें वॉल्यूम मैं ऐड करूंगा तो इसका वॉल्यूम जितना पहले था उस लेवल से थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ वाटर बता रहा है कि इसमें पहले इतना था, इतना आ गया, पहले इतना था और अब थोड़ा बढ़ के, क्योंकि उसमें मैंने ऑब्वियसली बात है उसी सॉल्यूशन में सिर्फ पानी को ऐड करा H2 को, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, HCl का, NaOH का या NaCl का, किसी का भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो HCl प्लस इसमें क्या होगा, वाटर होगा ऑलरेडी। तो इसको कॉपी करें पहले आप। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं हम। अगर मैंने यहां पर बोला कि जो ये सॉल्यूशन था, इसको मैंने बोला बिफोर डाइल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन है मेरे पास, आफ्टर डाइल्यूशन का मतलब ये सॉल्यूशन पानी ऐड करने के बाद। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो यहां पे वही लिखा मैंने, लेट, ठीक, तो यहां पर लिखा हुआ है लेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन M1, मतलब ये जो M1 मोलरिटी मुझे पता है इसकी, या इसकी मोलरिटी कितनी M1 है, और इस वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन है उसको मैंने मान लिया V1। इस मोलरिटी M1 वाले सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम V1 है, उसमें मैंने V एडेड, ये V वॉल्यूम ऐड करा, यानी तो फाइनल जो मेरा सॉल्यूशन आया आफ्टर डाइल्यूशन जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन आया वो आया मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू M2। ठीक है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, जो अब क्योंकि उसमें ऐड करा पानी तो उसका कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, कंसंट्रेशन चेंज होगी तो नई जो मोलरिटी आ रही है वो उसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने, M2। और जो वॉल्यूम हुआ, ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम तो ऐड हो ही रहा है, तो नया वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वॉल्यूम जो ऐड हुआ और उसके बाद जो फाइनल वॉल्यूम आया उसको मैंने मान लिया V2। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशन है जो मैंने माने, मोलरिटी M1 V1 बिफोर डाइल्यूशन और M2 V2 आफ्टर डाइल्यूशन। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इस कंटेनर और इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स, मतलब किसके, सॉल्यूट के मोल्स की बात हो रही है। सॉल्यूट कौन है मेरे पास यहाँ पे, HCl, किस में डाला गया वो सॉल्वेंट, वाटर के अंदर। तो HCl के मोल्स में कोई चेंज आएगा क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 100 HCl के मॉलिक्यूल थे, जो भी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लीटर पानी था, 10 लीटर पानी में 100 HCl के मोल थे, उसमें मैंने क्या करा, 1 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो HCl के मोल में कोई चेंज आएंगे क्या? उसके मोल तो वही रहेंगे ना, तो मैंने उन मोल्स को निकाला ना कोई HCl के मोल ऐड करे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl तो उतने। हाँ, वाटर के मोल में चेंज आ जाएंगे वो अलग कहानी, लेकिन HCl के जो मोल है, हमारा जो सॉल्यूट है, उसके मोल तो अभी भी सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे M1, हमें पता है मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे N बता रहा है मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ का जो वॉल्यूम है वो क्या है, V1, तो मोल अपॉन वॉल्यूम ये बता रहा है मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन। आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी M2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन V2। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले एक चीज कॉमन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे चाहते तो N1 N2 लिख सकता था मैं, जैसे यहाँ लिखा है बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो HCl उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी अगर 100 थे तो पानी डालने के बाद HCl अभी भी कितने रहेंगे, 100 रहेंगे, इसलिए यहाँ पे भी N सॉल्यूट लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे भी N सॉल्यूट लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो दोनों में क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, तो ठीक है, एक बार इतना कॉपी करें फिर हम आगे देखते इसको।
चलिए, अब जो अभी मैं समझा रहा था वही चीज लिखी यहाँ पे नीचे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। सॉल्यूट के मोल डाइल्यूशन करने से पहले और डाइल्यूशन करने के बाद, ठीक है, पानी ऐड करने से पहले और पानी ऐड करने के बाद सॉल्यूट के मोल्स जो HCl है यहाँ पे हमारे इस केस में, तो वो तो क्या सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस फॉर्मूले से मैंने क्या करा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बन जाएगा मेरे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू M1V1, ठीक है। इसको भले आप चाप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट में अगर कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा M2 इंटू V2, इसको भले सेकेंड इक्वेशन नाम दे दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे नजर आ रहा है ये भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह या तो M1V1 यहाँ लिख दो, या इस मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ये M2V2 यहाँ लिख दो, ठीक है। तो वही चीज करा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। ये बिफोर डाइल्यूशन जो कि आफ्टर डाइल्यूशन के बराबर होने चाहिए, और उसकी वैल्यू बिफोर डाइल्यूशन M1V1 है और आफ्टर डाइल्यूशन M2V2 है। तो ये इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन है, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मोलरिटी और वॉल्यूम का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है, अगर मोलरिटी, ठीक है, जैसे मोल्स तो कांस्टेंट है, सिंपल से यहाँ समझना, मोल्स तो है कांस्टेंट, अगर मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो इसके अकॉर्डिंग इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगी। या मैं कह रहा हूँ मोलरिटी अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाया तो मोलरिटी क्या होनी चाहिए, कम, या वाइस वर्सा। तो कॉपी करें इसको। चलिए फिर आगे हम बात करें इसमें, अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन में कोई पूछ लेता है कि वो जो V2 फाइनल वॉल्यूम है आफ्टर डाइल्यूशन, वो किसके बराबर है, इनिशियल वॉल्यूम प्लस कितना वॉल्यूम मैंने ऐड करा, V एडेड, ठीक है, कितना वॉल्यूम हमने उसमें ऐड करा वो क्या है, V एडेड है। तो हमें ये तो समझ में आया कि इनिशियल वॉल्यूम में कुछ वॉल्यूम हमने ऐड करा, तो जो फाइनल वॉल्यूम है V2 वो मस्ट भी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। और V1 को जब इसके नीचे मैंने करा, शिफ्ट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो इधर क्या बचेगा, 1, तो V2/1 हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब V2/V1 का जो रेशियो होगा वो 1 से बड़ा होगा। ऑब्वियस ये बात है, पहले, ठीक है, पहले ये मान लो 8 लीटर था, उसमें 2 लीटर ऐड करा तो अब कितना हो गया, 10 लीटर। तो 10 लीटर ज़्यादा है 8 लीटर से, और 10 लीटर को डिवाइड करोगे 8 लीटर से, 10 डिवाइड बाई 8 क्या आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। और यहाँ पे ये लिखा है M1V1 इक्वल्स टू M2V2, जो अभी हमने डाइल्यूशन की इक्वेशन लिखी थी, इसमें क्या करा, M2 को इधर ले गया और V1 को उधर ले गया, तो M2 नीचे आ गया, V1 इधर आ गया। और यहाँ अभी हमने बोला V2/V1 क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो V2/V1 क्या होगा, 1 से बड़ी कोई वैल्यू होगी। अगर V2/V1 अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है, V2/V1 अगर 1 से बड़ी वैल्यू आ रही, तो M1/M2 की वैल्यू भी 1 से बड़ी होनी चाहिए, और 1 से बड़ी होनी चाहिए मतलब M1, इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, M2 ही आएगा। तो M1 इज ग्रेटर देन M2, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली बस इसको प्रूव करा, बाकी लॉजिकली भी मैंने आपको इन्वर्सली से बता दिया था। तो अगर मैंने बोला अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, जो कि डाइल्यूशन में हमेशा बढ़ता है, ये वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो जो मोलरिटी होती है M2 वो क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। यहाँ से भी हम मैथमेटिकली प्रूफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। चलिए फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है, उसको आप ध्यान रखिएगा। पहला क्या, इन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूट के मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट, जो मैं आपको बार बार अभी 2-3 बार कह चुका हूँ। दूसरा पॉइंट ये, आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। डाइल्यूशन करने का मतलब ये पानी बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो अपने आप मोलरिटी क्या हो जाएगी, बट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, जो यहाँ पे नोट के फॉर्म में भी लिखा दिया, मैथमेटिकल भी प्रूव कर दिया, और उसके ऊपर मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लॉजिकली भी आपको बता दिया और समझा दिया, ठीक है। तो कॉपी करें इसको, नोट को। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। तो क्वेश्चन ये दे रखा हमें,
हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ सेमी मोलर NaOH सॉल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर। हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसका वॉल्यूम 250 ml है और उसकी मोलरिटी दे रखी है सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है? हाफ। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था 1/2। NaOH का 1/2 मोलर 250 ml सॉल्यूशन दे रखा है। उसमें मैं कितना वाटर ऐड करूं ताकि उसकी मोलरिटी कितनी हो जाए? डेसीमोलर मतलब 1/10। ठीक है, तो जैसे बताया था मैंने डेकामोलर, सेमीमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से कई बार वैल्यू ना देके लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए, तो चाहो तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अपना सॉल्यूशन चेक कर लेना, नहीं तो नहीं समझ में आ रहा हो तो देख लेना। तो ये तो पता समझ में आ गया कि एक सॉल्यूशन बना है, उसमें वाटर ऐड करना है। तो कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा डाइल्यूशन करा है हर बार, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आप लॉजिकली तो हम समझ सकते हैं कि एक सॉल्यूशन तो उसमें पानी ऐड करे कितना कि ये इतना हो जाए, इसकी मोलरिटी इतनी हो जाए, मतलब पानी ऐड करने का मतलब क्या हो गया? डाइल्यूशन। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, या फिर आप चाहो तो ठीक है सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास NaOH का सॉल्यूशन है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें कुछ वॉल्यूम मैं ऐड कर रहा हूँ और वॉल्यूम ऐड करेंगे किसका? H2 का, वाटर का, जैसा कि लिखा हुआ है। तो मुझे फाइनल कुछ एक वॉल्यूम सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी क्या होगा? NaH सॉल्यूशन ही होगा। अब इसमें हमें ये गिवन दे रखा है। ठीक है, इसकी NaOH की हमें यहाँ पर क्या दे रखी? मोलरिटी दे रखी है, जिसको मैंने M1 से रिप्रेजेंट करा। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख लिया। ये केस कौन सा है? बिफोर डाइल्यूशन का। ठीक है, और ये क्या है? आफ्टर डाइल्यूशन। इसकी मोलरिटी हमने M1 मान ली। ठीक है, और कितने दे रखी है? सेमी मोलर, दैट मीन्स 1/2। इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना? 250 ml, जिसको मैंने मान लिया V1, वो दे रखा है 250 ml। ये कितना वॉल्यूम ऐड करा, यही हमें पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें इसकी जो मोलरिटी है वो आ रही है डेसीमोलर, मतलब 1/10 हो जा रही है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा जब हम कितना ऐड कर रहे हैं? 250 ml में कितना ऐड करें तो सॉल्यूशन तो कुछ बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता। वो ऐड कितना करा वो पता हो तो तभी बता सकते हो, तो मुझे नहीं पता अभी। तो V2 हमें पता नहीं है, तो अभी मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ये हमें फाइंड आउट करना है, तभी हम बता पाएंगे दूसरी चीज़ें। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या करें? आप डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाए, number of moles before dilution, number of moles of solute that is NaOH before dilution must be equals to number of moles of solute that is NaOH after dilution। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम M1 is must be equals to M1 V1 is must be equals to M2 V2। M1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1/2। वॉल्यूम कितना दे दिया? 250 ml। चाहो तो लीटर में चेंज कर लो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ml में तो आंसर इसका भी क्या आएगा? ml के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। M2 की वैल्यू कितनी है? 1/10 इंटू V2 फाइनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? 125 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 1250 हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल्स टू 1250 ml में आंसर आएगा। ठीक है, लीटर में करोगे तो 1.25 आ जाएगा। अब ये आंसर हमारा ये नहीं है, और ऑप्शन में कई बार आप देखोगे ये भी वैल्यू भी आपको देखने को मिलेगी 1250 ml। ये तो फाइनल वॉल्यूम है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कितना वॉल्यूम हमने ऐड करा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है V2 क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम प्लस उसमें कितना ऐड करा है, V एडेड। तो यहाँ से V2 मुझे पता लग गया 1250 ml है। इनिशियल कितना था हमारे पास? 250 ml था, प्लस V एडेड, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 1250 में से 250 माइनस करें तो V एडेड कितना हो जाएगा हमारे पास? 1000 ml, या मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? 1 लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमसे पूछा गया है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार आप कॉपी कर ले पूरा ऊपर से। ठीक है, फिर ठीक है, इतना कॉपी करने के बाद लास्ट ये कॉपी कर लें। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं डाइल्यूशन हो गया। मिक्सिंग की हम बात करते हैं। मिक्सिंग क्या होता है, नाम से पता लग रहा है हमें क्या करना है, मिक्स करना है। तो मिक्स तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन में बात करने वाले मिक्सिंग, तो हमें इस तरीके से मिक्सिंग करनी है, दो कंपोनेंट या दो सब्सटेंस या दो सॉल्यूशन की। सिंपल ऐसा मैं बोलूँ, दो सॉल्यूशन को ऐसे मिक्स करना है कि जब वो दो सॉल्यूशन मिक्स हो तो कोई रिएक्शन ना हो उनके बीच में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कब नहीं होगी, जब वो दोनों सॉल्यूशन एक ही टाइप के हो। एक ही टाइप के मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहला सॉल्यूशन भी NaOH का तो दूसरा भी NaOH का है, पहला सॉल्यूशन भी HCl का तो दूसरा भी HCl का है, पहला सॉल्यूशन NaCl सॉल्ट का है तो दूसरा भी NaCl सॉल्ट का है। तो जरूरी नहीं Na सॉल्ट सेम ही हो बेस, लेकिन वो कि नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस हो, अल्टीमेटली कहने का मतलब है। तो हो सकता है अब HCl तो मतलब सेम ही हो गया, सेम तो हो गया, लेकिन कंसंट्रेशन तो अलग अलग हो सकती है। HCl का 1 मोलर ले लो, ये 2 मोलर ले लो, इसको मिक्स कर दो, तो फाइनल जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी कंसंट्रेशन फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दो सॉल्यूशन मिक्स करने जो नॉन रिएक्टिंग हो, कंडीशन ये मिक्सिंग की। तो ये लिखा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन एंड दीज सॉल्यूशन कैन बी 2 टाइप्स। ठीक है, तो दो से ज्यादा सॉल्यूशन की बात हो रही जब तभी मिक्सिंग की बात होगी, और वो जो सॉल्यूशन है दो ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, वो भी 2 टाइप के हम जनरली लेके चलेंगे, जैसे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला तो मैंने बोला सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस लाइक HCl प्लस HCl, जैसे अभी मैंने बताया कि HCl HCl हो, NaOH NaOH हो, या कोई भी सेम ही हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं कोई सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ तो सॉल्ट जरूर नहीं सेम NaCl NaCl ही करो, दूसरे सॉल्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि डिफरेंट आयोनिक सॉल्यूशन इन विच एटलीस्ट 1 आयन इज कॉमन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैंने क्या ऐड करा, NaCl ऐड करा, तो या तो NaCl ही ऐड कर लो, वो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर NaCl के साथ दूसरा कोई सॉल्ट ऐड करना है तो वो क्या कर लो, MgCl2 कर लो, और तीसरा भी कर सकते हैं। तो दोनों में बस कॉमन बात क्या है कि एक आयन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस या Mg+2 और Cl माइनस, 2 Cl माइनस, तो एनायन दोनों में क्या कॉमन है। तो जरूर नहीं हमेशा एनाइन ही कॉमन हो, कैटाइन भी कॉमन हो सकता है। यहाँ पर मैं NaCl ले सकता हूँ और यहाँ पे मैं, ठीक है, NaSO4 भी ले सकता हूँ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट भी, तो उसमें कैटाइन कॉमन है। मतलब कोई से भी सॉल्ट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए। हो सकता है वो दोनों कैटाइन हो कॉमन, या फिर हो सकता है वो दोनों एनायन हो कॉमन, और सेम ही डाल दो NaCl या NaCl, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2 कंडीशन है, या तो आप सब्सटेंस सेम डालो तो वो पहला ही केस हो जाएगा HCl प्लस HCl, NaOH प्लस NaOH, या फिर क्या NaCl प्लस NaCl। दूसरा, अगर 2 अलग अलग सॉल्ट आप डालते भी हो तो सॉल्ट में कंडीशन ये है कि कम से कम एक आयन कॉमन होना चाहिए, ताकि वो रिएक्ट ना करे। रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये Cl जाके इधर आ जाएगा, Cl जाके इधर आएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अलग अलग अगर मैं आयन ले लूँगा, NaCl और MgSO4 ले लूँगा, तो फिर ये इंटरचेंज हो जाएंगे आयन, और नया हमें क्या मिल जाएगा, नया सॉल्ट मिल जाएगा। उस केस में ठीक है प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, डिपेंड करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी पे। तो इसलिए नॉन रिएक्टिंग हमें इस तरीके से लेना होता है। चलिए फिर आगे हम इसमें बात करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दो सॉल्यूशन विच हैविंग डिफरेंट नेचर लाइक एसिड एंड बेस विच कैन रिएक्ट विथ ईच अदर। जैसे मैंने बोला कि अलग अलग नेचर नहीं होना चाहिए, वो वरना क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएंगे। तो एक एसिड ले लिया, एक बेस लिया, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तब फिर सारी कहानी बदल जाएगी। ठीक, तो उसमें हम फिर ये मिक्सिंग की बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर क्या करा, पहला भी NaOH सॉल्यूशन लिया, दूसरा भी NaOH सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स करेंगे तो भी NaOH सॉल्यूशन ही बनेगा, सिंपल सी बात। बट यहाँ मैंने मान लिया कि जो ये पहला सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी मैंने मान ली, मुझे पता है वो क्या है M1, तो मैंने लिखा है गिवन, इसकी मोलरिटी मुझे पता है M1 गिवन।
उसका वॉल्यूम V1 है वो भी मुझे पता है, मैंने एक सॉल्यूशन लिया तो किस मोलरिटी का और उसका क्या वॉल्यूम है मुझे पता है, ये मेरे को पहले से गिवन है। इसी तरीके से इसका दूसरा जो मैंने सॉल्यूशन लिया उसकी मोलरिटी M2 है वो भी गिवन है, मतलब पता है, और इसका वॉल्यूम V2 ये भी मुझे पता है। दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए मैंने NaOH के, दोनों NaOH के ये अलग अलग, मतलब उनकी मोलरिटी और वॉल्यूम अलग अलग है बस, ठीक है, कंसंट्रेशन अलग अलग। जब दोनों को मैंने मिक्स करा तो जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन बना, अब उसकी मेरे को मोलरिटी पता नहीं है क्या होगी, और फाइनल वॉल्यूम तो चलो मैं बता दूंगा अगर मेरे को इनिशियल पता है। तो VR की अगर मैं बात करूँ तो VR क्या हो जाएगा, ठीक है, तो चाहो तो यहाँ लिख सकते अपन, VR की अगर मैं बात करूँ तो VR यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 मुझे पता है प्लस V2 मुझे पता है, तो V1 प्लस V2 फाइनल, R का मतलब रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, ये तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन मोलरिटी क्या होगी वो डायरेक्ट नहीं बता सकते, M1 प्लस M2 नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ कि पहले सॉल्यूशन का अगर मुझे मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन है तो मैं NaOH के मोल्स निकाल सकता हूँ। तो N1 क्या है यहाँ पे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पे ये N1 क्या है, मोल्स ऑफ NaOH निकाले मैंने, ठीक है, जो कि हमारा सॉल्यूट है इस केस में। तो M1 V1 हो जाएगा, मोलरिटी की डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो M1, ठीक है, मोल का फोर्थ फार्मूला। इसी तरीके से यहाँ पे मोल का फोर्थ फार्मूला यूज करा है। पहले सॉल्यूशन के मोल्स M1 V1, दूसरे सॉल्यूशन के मोल्स M2 V2 NaOH के, ठीक है। इसमें कितना अभी नहीं मुझे पता है, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे लिखा MR मतलब रिजल्टेंट मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ऐसे बोल सकते हैं। वो क्या होगा, मोलरिटी की डेफिनेशन बेसिक क्या कहती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे वही लिखा टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, तो वो लिख दी इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ मुझे पता है कि टोटल मोल्स क्या होंगे, जब एक NaOH और दूसरे NaOH के सॉल्यूशन को ऐड करा, ठीक है, जैसे डाइल्यूशन में मैंने बोला कि पानी ऐड करने से NaOH के मोल्स तो उतने उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब मैंने दो NaOH के सॉल्यूशन ऐड करे तो NaOH अगर पहले सॉल्यूशन में 10 थे मोल, दूसरे में 5 थे, तो ऐड होके 10 और 5 कितने 15 हो जाएंगे, ये तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो वही करा यहाँ पे कि फाइनल सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने होंगे NaOH के, पहले वाले मोल प्लस दूसरे वाले मोल मिला के, तो N1 प्लस N2, और फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा वो तो मुझे पता ही है, पहला वॉल्यूम प्लस दूसरा वॉल्यूम दोनों ऐड कर देंगे तो फाइनल वॉल्यूम ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि मेरे पास मोल्स डायरेक्ट पता नहीं थे, मुझे क्या दे रखे थे, मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखे थे, तो यहाँ से मैंने N1 की वैल्यू क्या लिखी, M1 V1 प्लस N2 की वैल्यू क्या लिखी, M2 V2 लिखी, और ये फाइनल सॉल्यूशन। इस तरीके से 2, 3, 4 कितने भी सॉल्यूशन होते सबकी मैं क्या करता, मोलरिटी अगर मुझे गिवन होती तो मैं कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिक्सिंग के अंदर ध्यान रखना, जब दो सॉल्यूशन को आप ऐड कर रहे हो तो दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम नेचर से मतलब है कि रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। तो एक बार आप इसको फिर से कॉपी कर ले ऊपर से मैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो लिख ले आप इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लेना। देन ठीक है, 2 सॉल्यूशन लिए मैंने, और 2 सॉल्यूशन में फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन में क्या करा, उनकी मोलरिटी और वॉल्यूम मैंने माना कि मुझे पता है पहले से, ठीक है। फिर